हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है खाड़ी युद्ध और इसकी शुरुआत होती है 1990 में और 1991 में इसका ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ी में इसे द गल्फ वॉर कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो 1990 और 1991 का खाड़ी युद्ध जो होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो खाड़ी युद्ध है वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इसने ना सिर्फ मध्य पूर्व के देशों को, तो इसने ना सिर्फ पश्चिमी एशिया मतलब मध्य पूर्व के देशों पर इसने प्रभाव दिखाया, बल्कि इसने समूचे विश्व पर, समस्त विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। उसने पूरे विश्व में ये प्रभाव लाया। ठीक है, और 2 अगस्त 1990 को क्या होता है कि इराक जो होता है वो कुवैत पर आक्रमण कर देता है और वहाँ पर अधिकार कर लेता है। और कुवैत भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही छोटा देश था। तो कुवैत जो था वो भौगोलिक दृष्टि से तो काफ़ी छोटा था, लेकिन खनिज तेल के उत्पादन में सऊदी अरब के बाद उसी का स्थान था। तो सऊदी अरब का सबसे पहला स्थान था तेल के उत्पादन में और दूसरा स्थान किसका था? कुवैत का। इसी तरह वो आर्थिक दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि के लिए जाना जाता है और वहाँ पे जितने भी अनेक देश हैं वो वहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, तेल का व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल मतलब कुवैत का जो क्षेत्रफल है वो है 17,818 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और 6 अगस्त 1990 को क्या होता है कि सुरक्षा परिषद जो होती है वो इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लागू कर देती है। तो 6 अगस्त 1990 को क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद रहती है वो इराक पर प्रतिबंध लागू कर देती है, आर्थिक प्रतिबंध। ठीक है, और उसकी घोषणा भी कर देती है। और उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है जॉर्ज बुश, उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरब पर संभावित इराकी आक्रमण को देखते हुए उन्होंने अरब के तेल क्षेत्रों की रक्षा के लिए थल और वायुसेना का वहाँ जमाव करना प्रारंभ कर दिया। तो क्या होता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उन्हें आशंका होने लगती है कि कहीं इराक जो है वो सऊदी अरब पर अधिकार ना कर ले, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब के जितने भी तेल के क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने अपने थल और वायुसेना को वहाँ पर भेजना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध जारी किया गया था और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में खाड़ी क्षेत्र में सैनिकों का भारी जमाव चलता रहा था। तो एक तरफ जहाँ जो सुरक्षा परिषद थी उसने इराक में आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया था और दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया था कि उसने अपने नेतृत्व में खाड़ी क्षेत्र जितने भी थे वहाँ पर अपने सैनिकों का जमावड़ा वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया था। इसी बीच क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन होते हैं उनके द्वारा कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया जाता है। तो जो इराक के सद्दाम हुसैन होते हैं उन्होंने क्या किया कि जो कुवैत जो होता है उसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर देते हैं और इसके कारण क्या होता है कि स्थिति और भी बिगड़ जाती है। और इसी बीच सद्दाम हुसैन जो होते हैं उन्होंने पश्चिमी देशों के नागरिकों को भी बंधक बना लिया था। तो उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ उन्होंने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया, बल्कि उन्होंने पश्चिमी एशिया के कितने सारे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया। ठीक है, और अपनी राजनीति उन्होंने प्रारंभ कर दी। हालांकि दिसंबर 1990 में उन्होंने बंधकों को वापस जाने की इजाज़त दे दी। तो 1990 में क्या होता है कि उन्होंने बंधकों को वापस जाने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन कुवैत का जो मुद्दा था उसे फ़िलिस्तीन से जोड़कर स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। तो फ़िलिस्तीन की समस्या तो काफ़ी हमेशा से ही समस्या का कारण रही है, फ़िलिस्तीन की जो समस्या है। और वहाँ पर इज़राइल और अरब के बीच में क्या संघर्ष हुआ था वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी तरह क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन होते हैं वो कुवैत का मुद्दा फ़िलिस्तीन से जोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। और सद्दाम हुसैन ने कहा कि वह कुवैत से तभी हटेगा जब इज़राइल अधिकृत क्षेत्र खाली कर देगा। तो सद्दाम हुसैन का कहना था कि
कि अगर कुवैत से वो तभी हटेगा जब इज़राइल जो है वो अधिकृत क्षेत्र खाली कर देगा। तो जिस तरह फ़िलिस्तीन में यहूदी लोग थे, ठीक है, और उन्होंने यहूदियों ने क्या किया था, इज़राइल की स्थापना की थी, ठीक है, कहाँ पे, फ़िलिस्तीन में। तो इज़राइल अधिकृत क्षेत्र जितने थे वो सद्दाम हुसैन खाली करवाना चाहता था, ठीक है, और उसने यही कहा कि जब तक वो इज़राइल अधिकृत क्षेत्रों को खाली नहीं करता है मैं कुवैत से नहीं हटूंगा, ठीक है। और उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि इराक़ पर हमला हुआ तो वह इज़राइल पर आक्रमण कर देगा। तो इसके साथ ही वो धमकी भी देता है कि मैं अगर किसी ने इराक़ पर हमला किया तो वो इज़राइल पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। और जनवरी 1991 में अमेरिकी कांग्रेस ने बुश प्रशासन को खाड़ी क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया। तो जनवरी 1991 में क्या होता है कि जो अमेरिकी कांग्रेस के जो सदस्य रहते हैं और उन्होंने बुश प्रशासन को खाड़ी क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया। तो बुश ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति बुश जो होते हैं उन्होंने खाड़ी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को भेजना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्हें ये ऑर्डर आता है कि वो उस जहाँ पे खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे अपनी सैनिक कार्रवाई को वहाँ पे शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध प्रारंभ होता है, इस डेट को याद रखिएगा। और अमेरिका के नेतृत्व में क्या होता है कि 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों की बहुराष्ट्रीय सेना ने इराक़ पर आक्रमण कर दिया। तो इस तरह क्या होता है कि अमेरिका के नेतृत्व में क्या होता है कि जितने भी 34 देश थे उन्होंने मिलजुल कर 6,60,000 सैनिकों के साथ इराक़ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उसी दिन 18,000 टन विस्फोटक सामग्री बगदाद तथा अन्य इराकी ठिकानों पर गिरा दिया गया। तो इस तरह क्या होता है कि जो अमेरिकी जितने भी सैनिक होते हैं उन्होंने क्या किया कि 18,000 वहाँ पे आक्रमण करके 18,000 टन विस्फोटक सामग्री जो बगदाद तथा अन्य इराकी ठिकानों पर उन्होंने गिरा दिया, ठीक है, किसने, अमेरिकी सैनिकों ने, ठीक है। और अमेरिका ने सोचा कि 3-4 दिन की भीषण बमबारी से इराकी सेना ध्वस्त हो जाएगी। तो अमेरिका ये सोचता है कि 3-4 दिन में ही जो भीषण बमबारी के द्वारा मैं इराकी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि इराक़ ने अमेरिकी वायुसेना का विशेष प्रतिरोध न कर युद्ध के विस्तार की नीति का अवलंबन किया। तो अमेरिकी वायुसेना का जो विशेष प्रतिरोध था उसको देखकर भी वो लोग क्या करते हैं, इराक़ के लोग, वो युद्ध के विस्तार की नीति का अवलंबन करते हैं। और बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक़ पर हवाई हमले हर सप्ताह तीव्रतर होते जा रहे थे। तो इराक़ पर हवाई हमले जो हो रहे थे अमेरिकी द्वारा वो और भी तीव्रतर होते जा रहे थे सप्ताह में, ठीक है। और जंग के प्रथम सप्ताह में सहयोगी सेना के विमानों से औसतन 2,000 उड़ानें प्रतिदिन भरी और तीसरे सप्ताह में बढ़कर ये उड़ान 2600 प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। तो ये जो सहयोगी सेना थे उनके विमान औसतन 2,000 उड़ानें प्रतिदिन भरते थे और तीसरे सप्ताह में ये बढ़कर 2600 हो गई थी। और इन उड़ानों में सिर्फ 600 उड़ानें ऐसी थी जिनमें इराक़ के प्रमुख सैनिक ठिकानों को लक्ष्य बनाया था। तो इनमें से 600 उड़ान जो थे, जितने भी विमान थे, उन्होंने इराक़ के जो प्रमुख सैनिक ठिकाने हैं वहाँ पर लक्ष्य बनाया था और वो वहाँ पर विस्फोट कर रहे थे, ठीक है, बमबारी कर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि शेष 2,000 उड़ानों का लक्ष्य क्या था, इराक़ के राजनीतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठान बने। एक आकलन के अनुसार युद्ध के प्रथम दिन 3 सप्ताह में जो बमबारी हुई उसमें $40 अरब के खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। तो इस तरह जो 600 उड़ानें जो थी उसने किसे टारगेट किया, उसने सैनिक ठिकानों को टारगेट किया। और बाकी जो शेष 2,000 उड़ानें थी उसने इराक़ के राजनीतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रतिष्ठान बने, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और एक आकलन के अनुसार ये बताया गया कि युद्ध के प्रथम 3 सप्ताह में जो अमेरिका की सेना थी उन्होंने बमबारी में लगभग $40 अरब के खर्च होने का उन्होंने अनुमान लगाया था, ठीक है।
इराकी सेना अमेरिकी नेतृत्व वाली 34 राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय सेना का सामना नहीं कर सकी। तो इराकी सेना जो रहती है वो अमेरिकी नेतृत्व में जो 34 राष्ट्र थे जिन्होंने बहुराष्ट्रीय सेना को बनाया था, ठीक है, उसका वो सामना नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार इराक पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि इराक पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हो जाता है, इराक युद्ध हार जाते हैं और इस खाड़ी युद्ध से ये बात जाहिर हो जाती है कि विश्व के अन्य देश सैन्य क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत पीछे थे। तो सैन्य क्षमता में इस बात का ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस तरह अमेरिका जो था वो इतनी बमबारी कर रहा था, इतने पैसे खर्च कर रहा था, इससे ये अंदाज़ा लग गया कि बाकी देशों की तुलना में सैन्य क्षमता के मामले में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है बाकी सब लोग उससे काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, और उनकी तुलना में प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका काफ़ी आगे बढ़ चुका था। और हम यहाँ देख लेते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसके द्वारा ही ये एक नाम रखा गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध। ठीक है, और इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, इस जो ऑपरेशन किया गया था अमेरिकी राष्ट्रों द्वारा, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा, उसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत हद तक यह अमेरिकी सैन्य अभियान भी था और अमेरिका के जनरल जो थे नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के सेनापति थे। ठीक है, कौन थे? नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। ठीक है, और 34 राष्ट्रों की इस मिली जुली सेना में 75% अमेरिकी जो सैनिक थे। ठीक है, तो इस सेना में लगभग 75% जितने भी लोग थे वो अमेरिकी सैनिक थे और इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका जो था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। और यह उल्लेखनीय है कि बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया। तो जो अमेरिका थी उसने स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, और यही कारण था कि विश्व के कुछ पर्यवेक्षकों ने इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा है। तो इसे खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया है क्योंकि इसमें जितने भी विस्फोटक हुए थे, जितनी भी बमबारी हुई थी, उसमें स्मार्ट बॉम्ब्स का उपयोग किया गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके वजह से कई ऐसे जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा है, कंप्यूटर वॉर। ठीक है, और युद्ध के दौरान बड़ी चालाकी से खाड़ी युद्ध को दूरदर्शन पर व्यापक कवरेज दिया गया। तो ये जो युद्ध चल रहा था उसे चालाकी से दूरदर्शन पर इसे दिखाया गया, इसका कवरेज किया गया और इस प्रकार यह युद्ध जो था एक वीडियो गेम वॉर का स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद ये युद्ध जो होता है वो वीडियो गेम वॉर के स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है और इराकी सेना को धराशायी होते विश्व भर के दर्शकों ने दूरदर्शन पर इत्मीनान से देखा। तो इस तरह जब इसका टेलीकास्ट किया जाता है खाड़ी युद्ध का तो विश्व भर के लोग इसे देखते हैं। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय सेना के आक्रमण से बड़े पैमाने पर इराक की बर्बादी हुई थी। तो जिस तरह जो बहुराष्ट्रीय सेना थे 34 राष्ट्रों ने एक बहुराष्ट्रीय सेना बनाया था जिसमें अमेरिकी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने जो आक्रमण किया था उससे इराक को काफ़ी बर्बादी झेलनी पड़ी और अपनी कमज़ोरी को महसूस करके सद्दाम हुसैन ने 15 फरवरी 1991 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 360 को स्वीकारने की इच्छा उन्होंने व्यक्त कर दी। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन होता है वो 15 फरवरी 1991 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद होता है उसके प्रस्ताव जो था संख्या 360 को स्वीकारने के लिए इच्छा व्यक्त करता है। और अंत में क्या होता है कि सोवियत संघ, भारत तथा कुछ अन्य शांतिप्रिय राष्ट्रों के प्रयासों से सद्दाम हुसैन ने अपनी गलती को महसूस करते हुए 27 फरवरी 1991 को कुवैत से हटने की अचानक घोषणा कर दी और इस प्रकार खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया।
तो इस तरह सोवियत संघ और भारत के कुछ अन्य शांति प्रिय राष्ट्रों के प्रयासों से क्या होता है अंत में कि जो सद्दाम हुसैन होता है वो अपनी गलती को महसूस करता है और 27 फरवरी 1991 को कुवैत से हटने को उसने इसकी घोषणा उसने कर दी अचानक, और इस प्रकार खाड़ी युद्ध का समापन हो जाता है। तो इस तरह खाड़ी युद्ध समाप्त हो जाती है। तो ये किस तरह जो इराक़ था उसने सबसे पहले कुवैत पर हमला किया और उसके बाद ही ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अमेरिका जो था उसने खाड़ी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को लगाए रखा था, और उसके बाद सुरक्षा परिषद जो होती है उसने अमेरिकी सेनाओं को ये अधिकार दिया कि वो हमला कर सकते हैं, वो अपनी सैनिक कार्रवाई वहाँ पे कर सकते हैं। और सैनिक कार्रवाई के दौरान क्या होता है कि विस्फोट किए जाते हैं, बमबारी की जाती है, जिसका सामना इराक़ की सेना बिल्कुल नहीं कर पाती है। ठीक है, और जिस तरह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अमेरिका था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था, इससे हमें यही पता चलता है कि वो जो अमेरिका था वो बाकी देशों से काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी हुआ था। और एट लास्ट क्या होता है कि सद्दाम हुसैन जो होता है वो जितने भी शांति प्रिय देश होते हैं उनके कहने पर, उनके प्रयासों द्वारा उसने अपनी गलती को महसूस करते हुए उसने कुवैत से हटने की घोषणा कर देता है, और इस प्रकार खाड़ी युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा खाड़ी युद्ध। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।